हम बात कर रहे थे एक्सेस ऑफ इंसुलिन कैसे होता है। जो सेल होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि इंसुलिन उनके ऊपर एक्ट ना कर सके, और वो फिर उस सूरत में वो शुगर को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इंसुलिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द पेंक्रियाज दैट अलाउज सेल टू यूज sugar, your body primary energy supply. If your cells become resistant to the action of insulin, then your body sugar level can rise and your body might produce more insulin. ठीक है। इस सूरत में फिर मोर इंसुलिन आपकी प्रोड्यूस होगी फ्रॉम पेंक्रियाज। और इसके बाद जो है एक्सेस इंसुलिन माइट इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन कॉजिंग डिफिकल्ट विद ओव्यूलेशन। अभी हम लोग जो वो कॉजेस वाली फोटो वो देख रहे थे, जो डायग्राम थी उसके अंदर कि इंसुलिन एक्सेस ऑफ इंसुलिन की वजह से जो आपकी एंड्रोजन्स और हॉर्मोन्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज करते हैं, और उसकी वजह से फिर ओव्यूलेशन किस तरह से स्टॉप हो जाती है या फिर डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है लो ग्रेड इन्फ्लामेशन, इसमें क्या होता है, ये भी एक पीसीओ का कॉज है कि बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फ्लामेशन रहने लग जाती है, बट वो होती है लो ग्रेड की, जिसकी वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जब आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो तो उसकी सूरत में आपकी जो बॉडी है वो डब्ल्यूबीसी उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। Researchers has shown that women with PCO have a type of low-grade inflammation that stimulate polycystic ovaries to produce एंड्रोजन्स। जो इन्फ्लेमेशन है उसके रिजल्ट में भी एंड्रोजन्स है वो भी इंक्रीज होंगे। लाइक आप देखेंगे किस तरह से आपके एंड्रोजन्स हॉर्मोन्स को इंक्रीज कर रहा है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन किस तरह से कर रही है इंक्रीज, किस तरह से आपका जो इन्फ्लामेशन है वो इंक्रीज कर रही है। तो जब आपकी इन्फ्लामेशन इंक्रीज होने लग जाएगी, डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से जो ब्लड और हार्ट वेसल्स हैं उसके जो हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। उसके अंदर आप जो है प्रॉब्लम्स इस तरह से फेस होने लग जाएंगी कि उसकी जो प्रॉब्लम्स जो हार्ट में जो ब्लड वेसल्स है उसके जो उसमें थिकनिंग होने लग जाएगी, और उसकी सूरत में फिर आपको लाइक खुदा न खास्ता हार्ट प्रॉब्लम यानी कि एंजाइना, या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम्म, जैसे मैंने बताया था कि हेरिडिटरी है कि जो आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इट मींस कि आपके जो उनसे है आपके अंदर चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि ये जीन्स रिलेटेड है। ठीक है। और एक्सेस एंड्रोजन्स, द ओवरीज प्रोड्यूस abnormally हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स रिजल्टिंग इन हिस्टेरिज्म एंड एक्ने। जब आपके एंड्रोजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, हम लोगों ने देखा था वो पिक्चर किस तरह से एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा था और किस तरह से टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा था, तो उसकी वजह से जो है मेल हार्मोन्स की इंक्रीज होने की वजह से मेल कैरेक्टर्स किस तरह से इंक्रीज कर रहे थे। तो ये सारे कॉजेज है कि किस तरह से इंसुलिन, किस तरह से इंफ्लामेशन, किस तरह से आपकी जीन्स और किस तरह से एंड्रोजन्स, किस तरह से ये सारा सारा वर्किंग आपकी बॉडी पे वर्क कर रहा होता है कि ये कोई एक वजह नहीं है, इसमें मल्टीपल कॉजेज हैं। और इन मल्टीपल कॉजेज को उस उन उन जगह पे जाकर उन तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट। अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हम ये सारी जो से कॉजेज और सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या आ सकती हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि मेन कंसर्न फीमेल्स का हमारी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी है, कि अगर किसी के अंदर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा तो उसमें फिर उसके फर्दर डायग्नोज किया जाए। पीरियड्स के हैवी लो और हेवी लाइट और प्रोलॉन्ग होने को इतना ज़्यादा नहीं कंसीडर करते हैं। फिर इसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ों को जो लोग जो लोअर क्लास और लोअर मिडल क्लास है इतना नहीं कंसर्न करती है। हाँ, अपर क्लास काफ़ी कंसर्न है।
बट लोअर क्लास इनफर्टिलिटी को काफी काफी वो सीरियस लेती है और उसको फिर उस तरह से मैनेज करने की कोशिश करती है। फिर उनका ऑन एग्जामिनेशन फिर ये सारी उनको डायग्नोज कर उनका होता है कि उनका पीसीओ है, ठीक है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, गेस्टेशनल डायबिटीज, हम जैसे कि अब बात कर रहे थे कि सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन का, तो उसकी वजह से जो डायबिटीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको गेस्टेशनल डायबिटीज होने लग जाती है। तो फीमेल्स को तो गेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। तो जिन फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज और इन 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 फीमेल्स के अंदर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है, इसके साथ साथ फिर मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रीमेच्योर बर्थ, क्योंकि आपके जब ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल नहीं होगी तो वो एक तरह से जो पूरा एक टर्नओवर जो 36 to 40 वीक्स का है प्रेगनेंसी का, वो आराम से पूरा नहीं हो सकेगा और फिर इसके रिजल्ट में मिसकैरेजेस भी होते हैं और प्रीमेच्योर बर्थ्स भी होती हैं। तो नॉन अल्कोहलिक स्टील स्टील एक्सो हेपेटाइटिस, इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने जैसे बात की कि फैट की डेपोजिशन होने लग जाती है, तो ये इसमें क्या होता है कि लिवर सिवियर लिवर इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर, कि जो आपका लिवर है वो फैटी होने लग जाता है, वो जो है उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, ए क्लस्टर ऑफ कंडीशंस इंक्लूड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि क्लस्टर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड ग्लूकोज है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड लेवल दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये सारी चीजें मिलकर आपको कहाँ लेके जा रही हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज, इसमें वही कि इंसल रेजिस्टेंट हो गए इंसुलिन से, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पा रही है, इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड में फिर भी ग्लूकोज है, तो उन सब के रिजल्ट में जो टाइप 2 डायबिटीज होगी वो भी हो सकती है। इसके अलावा स्लीप एपनिया, कि प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है पेशेंट की, उसका जो एक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो उसकी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है कि उसको वो ठीक तरह से नहीं लेता, फिर उसके बाद उसको आदत हो जाती है उस चीज की। लेकिन बेसिकली उसके पीछे जब हम पीछे रूट कोज को देखें तो वो पहले डिस्टर्ब होती थी स्लीप, और फिर बाद में वो फिर कुछ लोग काफी लेट सोते हैं, तो कुछ वो उनको कुछ लोग तो उनको आदत होती है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ आदत ही हो, लेकिन उसके पीछे वजह यही होगी कि उनको नींद नहीं आती। ठीक है, दिन के टाइम पे सो जाते होंगे बट नींद नहीं आती उनकी, जो स्लीप का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। और उसमें भी हमने जैसे बात की थी कि डिप्रेशन और मूड स्विंग्स है, तो ये सारा जो आपके प्रॉब्लम स्लीप में भी आता है, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर, कुछ लोग, कुछ फीमेल्स उनकी ईटिंग हैबिट्स इस तरह से हो जाती है कि उनकी जो क्रेविंग है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से उनका कार्ब्स का इंटेक ज्यादा 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 हो जाता है, बाकी प्रोटीन और जो है उस तरह से उनकी डाइट में शामिल नहीं होती है, और फिर उसके साथ उसकी सूरत में भी ईटिंग डिसऑर्डर्स, वो भी ईटिंग डिसऑर्डर्स में आएगा और उसकी वजह से वेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ऐसे होता है कि एक तो पीरियड्स वाला तो टाइम है कि जिसमें ब्लीडिंग होती है, बट इसमें क्या होता है कि आपकी पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कैंसर ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियल कैंसर, हमने बात की थी ना कि इसमें थिकनिंग होने लग जाती है एंडोमेट्रियम की, यूट्रस वॉल की, तो उसकी जब एबनॉर्मल थिकनिंग होने लग जाएगी, एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन होने लग जाएगी, तो फिर एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। बेस्ट इज एसोसिएटेड विद पीसीओ एंड कैन वर्सन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसऑर्डर। अभी हमने बात की थी कि जो आपका वेट गेन है वो सेंट्रल एरिया में ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है ना, और जो लिवर है उसमें भी इंफ्लामेशन होने लग जाती है, उसमें भी वो भी फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ऑलरेडी अगर ओबीज पर्सन है उसमें भी ये सारी चीजें होने लग जाती है, तो फिर आप देखेंगे बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ठीक है। एक तो इस बीमारी की वजह से मसले होते हैं,
और फिर अगर पेशेंट में ऑलरेडी मसला है, फॉर एग्जांपल अगर वो ऑलरेडी डायबिटिक है या ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है या ऑलरेडी उसके आप वेट गेन है, तो वो चीजें देखें कि ज्यादा वर्सन होती जाएगी। ठीक है, कि एक पीसीओ की वजह से एक पेशेंट हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया का पेशेंट भी बन सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसका जो है एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है, उसकी डायबिटीज टू मिलाइटिस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं, ये सारी चीजें ये एक मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हम जिसकी बात करें, जिस टॉपिक की बात करें, वो पीसीओ की वजह से। अक्सर लोग इसको इनफर्टिलिटी में सिर्फ समझते हैं, बट इसकी वजह से और भी इतने ज्यादा मसले हो रहे होते हैं। इस वजह से इसको काउंसिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अब आप कॉम्प्लिकेशंस में ये एक ड्रामेटिकली समझा रही हूँ कि एक ये यूट्रस और साथ इसके ओवरीज बनी हुई है। तो अब आप इसमें देखें कि फर्स्ट इनफर्टिलिटी, डायबिटिक गेस्टेशनल डायबिटीज है, मिसकैरेजेस है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस, इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आ जाते हैं, स्लीप एपनिया, ये वही जो सारी चीजें हैं ना, वो उसको एक डायग्राम की सूरत में समझा दिया। ठीक है, abnormal uterine bleeding है, कैंसर ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग है, ओबेसिटी है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस क्या है? अब हम जो इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं, इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? ये तो सिम्टम्स हो गए, कॉजेज हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गई। अब डायग्नोसिस क्या है? कि आप पाल्विक एग्जाम, ठीक है, जो स्कैन होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, आप डॉक्टर विजुअली एंड मैनुअली इंस्पेक्ट योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर मैसेज, ग्रोथ और अदर नॉर्मलिटीज। ठीक है, जो एक तो हो गया ना जो आपका अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो गया। एक डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो मैनुअली भी आप एग्जामिन करती हैं। ठीक है, ताकि आपकी इनग्रोथ जो है वो उनको देख सके और उनको असेस कर सके। ठीक है, ब्लड टेस्ट के आ जाएंगे। अभी हमने जैसे बात की थी कि जो हार्मोन्स हैं वो सारे इंक्रीज करते हैं, कि एंड्रोजन सारे किस तरह से इंक्रीज करते हैं, जो इंसुलिन कितना होता है, इसके साथ साथ जो पेंक्रियाज की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई है, हाइपोथैलेमस की भी, पिट्यूटरी हार्मोन की भी, इसके अलावा जो ओवरी है उसकी भी हार्मोन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। तो ये योर ब्लड में बी एनालाइज्ड टू मेजर hormones level. This testing can exclude possible cause of menstrual abnormalities or androgen excess that mimic PCOS. You might have additional blood testing to measure glucose tolerance and fasting cholesterol and triglyceride levels. ठीक है, लाइक हमने बात की, हम सिर्फ जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं उनके अलावा आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें लिपिड फास्ट लिपिड लिपिड जो आपका आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा आपका, इसके साथ साथ ग्लूकोज का टेस्ट होगा, जो रैंडम और फास्टिंग इन दोनों का होगा। फिर इसके साथ साथ जो है मतलब कि किस तरह से ये बाकी सारी चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड। योर डॉक्टर चेक द अपीयरेंस ऑफ योर ओवरीज, ओवरीज को देखेंगे, थिकनेस देखेंगे यूट्रस की। ठीक है, when lying device transducer is placed in your vagina, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होगी आपकी। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड आपके abdomen और pelvic की होती है, और एक होती है ट्रांसवेजाइनल। ठीक है, that transducer emits sound waves that are translated into images on a computer screen। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर पे फिर आपको इमेज देंगे कि क्या अंदर किस तरह से प्रॉब्लम है और कितना यूट्रस का साइज है, कितना उस लाइनिंग कितनी थिकन हुई हुई है, कितना ओवरीज का साइज है, और इस तरह से कितने सिस्ट उसके अंदर बने हुए हैं। इफ यू हैव अ डायग्नोसिस ऑफ पीसीओ, योर डॉक्टर माइट रिकमेंड एडिशनल टेस्ट फॉर कॉम्प्लिकेशन। दोज टेस्ट may include can include
पीरियोडिक चेक ऑफ ब्लड प्रेशर, हमने बात की थी ना कि ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज कर सकता है, क्यों? क्योंकि जो उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से आपके ब्लड वेसल्स में वो किस तरह से आपकी ब्लड प्रेशर आपका ब्लड का ब्लड वॉल्स पे जो एक्सर्ट होता है प्रेशर, और उसके अंदर अगर ऑलरेडी कोई लाइनिंग बनने लग जाए तो वो स्पेस रिड्यूस हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज टॉलरेंस एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, स्क्रीनिंग फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी ऑल्सो, ठीक है? स्क्रीनिंग फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, ठीक है? ये सारी चीजें भी हमारा ये सारी चीजें भी डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये तो हो गया डायग्नोसिस, ठीक है? अब इसका इलाज क्या है? इलाज कुछ मेडिकेशन के थ्रू भी होता है और कुछ इसमें होम रेमेडीज भी आती हैं, ठीक है? होम रेमेडीज में सिर्फ मेडिकेशन के अलावा जो चीजें हैं हर्बल, और इसके अलावा आपकी जो सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसके थ्रू भी हम चीजों को हम इसको पीसीओ पीसीओ सबसे पहली बात, पीसीओ को हम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। हाँ, पीसीओ को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? पीसीओएस की वजह से अगर फॉर एग्जांपल किसी का वेट गेन हो रहा है तो हम उसका लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उसकी जो वेट गेन को स्लो कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम पीसीओ जो ओवरीज के लेवल पे है हम उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो हाँ, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हार्मोन्स की एक्सेस की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो हम हार्मोन्स को इस तरह से मैनेज कर देंगे थ्रू मेडिकेशन, थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो उससे क्या होगा कि ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन एक ज़्यादा भी फिर अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ज़्यादा हो सकता है, और अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो इसको ये कम किया जा सकता है, ठीक है? प्रॉपर स्लीप साइकिल जैसे हमने बात की है कि जो आपका अल्लाह ताला ने बॉडी में एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जिसको स्लीप कहते हैं। ये अगर एक प्रॉपर साइकिल के थ्रू हो, लाइक रात की जो नींद है उसमें जब आप सो रहे होते हो तो बहुत से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके सेक्स हॉर्मोन्स को नॉर्म मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है? तो जो फिर रात की नींद, और अगर वो 8 से 10 घंटे की प्रॉपर स्लीप है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है और बैलेंस हार्मोन्स वो रिड्यूस होंगे। उसकी वजह से जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, वो थोड़ा-सा अपना काम मैनेज प्रॉपर एक चैनल के थ्रू करना शुरू हो जाएँगे। रेगुलर एक्सरसाइजेज़ जैसे कि वेट वेट इंक्रीज होता है इसमें, और जो है फिर उसकी वजह से भी वेट इंक्रीज करने की वजह से भी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट आती है, उसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, तो उनको हम लोग अगर उसकी रूट कोज क्या है? वेट इंक्रीज, ठीक है ना? वेट गेन, अगर हम वेट गेन को कम कर दें, उसको प्रॉपर एक्सरसाइजेस के थ्रू हम लोग उसको उसके प्रोसेस को स्लो कर दें, तो ये सारा जो सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? एक्सरसाइज रेगुलरली हेल्प्स योर बॉडी मेंटेन वेट एंड ओबेसिटी, योगा, पायलेट्स एंड अदर जेंटल एक्सरसाइज आर सजेस्टेड फॉर वुमेन विद पीसीओएस। यू शुड अवॉइड इंटेंस ट्रेनिंग सेशन एट द जिम। जाके आपने जिम में मेल्स की तरह अपने अपने मसल्स नहीं बनाने। हाँ, आपने कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करनी है, आपने योगा करनी है, पायलेट्स करनी है, फिर इसके अलावा जेंटल एक्सरसाइज जिससे आपको सांस चढ़े, ठीक है? जिसका आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिव हो, ठीक? जब वो एक्टिव होगा फिर आपकी फैट जो है वो बर्न होगा, और उसकी सूरत में आपकी जो सा वेट ओबेसिटी है उसको मैनेज किया जाएगा। यू शुड स्पीक टू योर डॉक्टर टू नो दैट व्हाट वर्कआउट टाइप वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? कभी भी खुद भी वैसे ये जो ऊपर वाली एक्सरसाइजेस है ये सेफ है, बट फिर भी अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है, किसी में ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, तो हम वो प्रॉपर एक डॉक्टर से ट्रेनिंग लेगा, ताकि डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेगा कि मुझे क्या चीज़ की स्पेशल ज़रूरत है, मुझे किस जगह पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो वो एक्सरसाइज़ेज़ करेगा इंशाल्लाह ताला फर्स्ट। नेक्स्ट,
हर्बल सप्लीमेंट्स या टिश्यू, ठीक है? जैसे कि हमने बात की थी कि इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, तो जो हल्दी होती है, ठीक है? टर्मेरिक, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करती है। तो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने के लिए हल्दी को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपके बेसल सीड्स होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? और ये कोई भी हर्ब्स आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही जो प्रॉपर एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है, वो हमेशा आपको हर्बल की तरफ लाएगी एज़ कम्पेयर कि वो आपको डायरेक्ट मेडिसिन की तरफ ले जाए, ठीक है? नेक्स्ट, अदर सप्लीमेंट्स में क्या आ जाता है, आपकी सिनेमन, क्रोमियम, जिंक, प्राइमरोज ऑयल, विटामिन डी एंड कैल्शियम कॉड लिवर ऑयल, ठीक है? ये जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है एक पीसीओ में। तो पीसीओ ना भी हो तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी वो कॉज करती है इनफर्टिलिटी। तो विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, जिंक, क्रोमियम, सिनेमन, ये सारी जो चीजें हैं ये हेल्प आउट करती हैं पीसीओ में, ठीक है? लेकिन अब बात की सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, गूगल में ये सब कुछ आपको मिल जाता है। किसी भी डिजीज से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप फौरन गूगल करते हैं। आजकल हमारा हमारा यही मतलब हम लोग इसी तरह से करते हैं। एक हेल्थ प्रोफेशनल से प्रोफेशनल ना भी हो, तो वो भी यही एक अननोन लेमैन जिसको हेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं पता, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कुछ नहीं पता, वो भी खुद से गूगल कर लेता है, ठीक है? बट बात होती है कि सारी चीज़ें सारों में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, सिम्पटम्स, कॉजेज़, ठीक है? और सारी होम रेमेडीज़ हर पेशेंट पे इक्वली एक्ट करें, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, वो आपको जो भी सजेस्ट करती हैं, आपने उस तरह से करना है, ठीक है? नेक्स्ट, से नो टू कॉफ़ी। सबसे दिल दुखाने वाली बात अक्सर फीमेल्स के लिए यही होगी, क्योंकि अक्सर फीमेल्स चाय, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। कैफ़ीन कंज़म्पशन अफ़ेक्ट हार्मोनल बिहेवियर एंड दैट इज़ व्हाई कॉफ़ी इनटेक विद पीसीओ इज़ वर्स एंड इफ you not reach the power level without coffee, you must go for any decaf option to boost your energy such as green tea, ठीक है? समझ आ गई कि जिन लोगों को चाय और कॉफ़ी पीने से जान आती है, जिनका एनर्जी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करता है, तो वो ग्रीन टी पी सकते हैं, ठीक है? कीप एन आई ऑन योर इनटेक, जैसे कि इसमें वेट गेन हो रहा होता है, तो हमने वेट को गेन नहीं होने देना। तो हम लोगों का जो है इनटेक किस तरह का होना चाहिए, हमारा उसमें प्रोटीन होना चाहिए, इसमें बाकी सारी चीज़ें लाइक प्रोटीन, और फिर इसके बाद जो गुड फैट है वो होना चाहिए। वो कार्ब्स कितने लेवल पे होने चाहिए, तो हमारा इस चीज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इंक्रीज़ the consumption of magnesium and iron rich food like almonds, cashew, spinach, banana, strawberry, beans, cornflakes, chicken, ये सारी चीजें जो चिकन जो है ऑर्गेनिक है, ठीक है? ये पोल्ट्री चिकन की बात नहीं हो रही है, ठीक है? ये सारी जो सी चीजें हैं, इन सारी चीजों का रोल आता है कि हमारे अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी है, ठीक है? एक पीसीओ पर्सन में जो फीमेल में जो डेफिशिएंसी है, उसको मैनेज करते हुए ये सारी चीज़ों का जब इनटेक अच्छा किया जाएगा, इसमें किसी में कैल्शियम है, किसी किसी में मैग्नीशियम है, किसी में आयरन है, किसी के अंदर कॉड लिवर ऑयल किसी के अंदर जो है बाकी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाली चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो हमारे हमारी जो है उसकी हमारी प्रोडक्ट हमारी वर्किंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, और पीसीओएस जो फीमेल्स को हो रहा है, वो इंशाल्लाह ताला मैनेज हो सकेगा, ठीक है? नेक्स्ट, जैसे इन्फ्लेमेशन हो रही होती है लो ग्रेड की, तो हम लोगों को इन फीमेल्स को ये प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत है कि वो ऐसी चीज़ें लें जिनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हो। इन्फ्लेमेशन इज अ मेजर symptoms of PCOS and consuming anti-inflammatory food can help to reduce this symptom, ठीक है? Olive oil or tomatoes, leafy fatty fishes,
green nuts, strawberries, blueberries, or oranges are high with anti-inflammatory properties. You should avoid carbs, fries, food as much as you can because these foods can cause inflammation. ठीक है, फ्राइज बंद, कार्ब्स का इंटेक कम होना चाहिए। ये जो है आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, इनका इंटेक ज्यादा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे कि अब देखें जरा कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, लाइफस्टाइल प्लान एंड सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, हमने उसका लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, उसकी नींद को ठीक किया, उसके साथ हमने उसके जो है डाइट प्लान को इंक्रीज अच्छा किया। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिक सिम्टम्स, उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर वो वेट गेन की वजह से, तो वेट को रिड्यूस किया। उसके साथ मेडिकेशंस में हमने उसको जो है प्रोवाइड की। फिर एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन में आ जाएगा कि उसमें जो थिकनिंग हो रही थी हार्मोन्स के एक्सेस की वजह से, उसमें हमने क्या किया, कॉन्ट्रासेप्शंस दी, फर्टिलिटी काउंसलिंग की, कि अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसको ये प्रॉब्लम्स है, तो उसको इस जगह पे मैनेज करने की जरूरत है। इसके बाद साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सपोर्ट, जब एक फीमेल को पता चलता है कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे किसी को भी पता चलता है, तो समटाइम्स वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट का भी रोल आता है, न्यूट्रिशनलिस्ट का भी रोल आता है, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन। ये सारी चीजें जो आ रही हैं, ये एक मल्टी टीम के तहत ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कि अगर सिर्फ इसमें गायनेकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर आप देखें कि न्यूट्रिशनलिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, ताकि उसको एक्सरसाइजेस प्रोवाइड की जा सके, उसको एक्सरसाइज एडवाइस की जा सके, ताकि वो अपनी सेफ जोन में रहते हुए इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट इसको मेडिकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, मेडिकेशन में अब क्या क्या है देखें। हमने अभी तक होम रेमेडीज की बात कर दी। ठीक है, कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है हर्बली। और अब मेडिकेशंस में क्या आ जाता है, मेडिकेशन अवेलेबल, पीसीओएस इज अ हार्मोन इम्बैलेंस कंडीशन, जैसे हमें पता चल गया है, हमने अभी तक पढ़ा है कि समझा है इस चीज को जितना हम समझ सके हैं, कि ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देयरफॉर हार्मोनल ट्रीटमेंट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, कि हम इसको फिर हार्मोन्स के तरह से ही बाकी इम्बैलेंस है तो इसको बैलेंस वे में हार्मोन्स को अगर प्रोवाइड किया जाए तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है ना, ये होती हैं हार्मोन्स मेडिकेशन। ठीक है, इसके अंदर लो स्पेशल अमाउंट में आपकी वो होती है, स्पेशल अमाउंट में हार्मोन्स होते हैं, लाइक जो आपकी साइकिल के अकॉर्डिंगली होती है। ठीक है, तो जब आपकी साइकिल के अकॉर्डिंगली होते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर ओवरी को जो हमारे अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हार्मोन्स, उनको काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल के थ्रू जो हार्मोन्स के थ्रू बर्थ कंट्रोल होती है वो। फिर इसके अलावा स्किन पैचेस, वेजाइनल रिंग्स एंड शॉर्ट्स, ये जो उनसे वेजाइनल रिंग्स, ये सारे जो हैं ये कॉन्ट्रासेप्शंस में आते हैं। ठीक है, जो कंसीव नहीं होने देते हैं। ठीक है, एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, देखिए आप देखें कि सारे हार्मोन्स इंक्रीज हुए हैं। तो एक तो ये हम बात कर सकते हैं कि लोग अक्सर बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑलरेडी इनफर्टिलिटी है, हम उसको फिर भी हम कॉन्ट्रासेप्शन दे क्यों रहे हैं, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी तो हो नहीं सकती है, वो कंसीव तो कर नहीं सकती है, तो फिर भी क्यों हम उसको ये मेडिकेशन दे रहे हैं। तो हम उसको मेडिकेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि उसके अंदर जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम आ रहा है, जो हार्मोन्स का बैलेंस नहीं आ रहा, वो जब हम बाहर से ऑरली या फिर पैचेस के थ्रू या वेजाइनल रिंग के थ्रू हम उसको जब वो देते हैं हार्मोन्स, तो उससे क्या होता है, एक बैलेंस आने लग जाता है, उससे हम बाहर से बैलेंस कर रहे होते हैं, और इतनी देर में
बाकी जो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्लीप और बाकी सारी चीज़ों को जब हम नॉर्मल कर रहे होते हैं, तो उससे जो बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन करने लग जाती है, ठीक है? प्रोजेस्टिन कैन इनटेक कैन हेल्प यू गेट योर पीरियड्स ऑन टाइम, ठीक है? प्रोजेस्टिन ये मेडिसिन का नाम है। स्पाइरोलिनोलेक्टोन हेल्प्स रिड्यूस द मेल हार्मोन लेवल, जो आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हुआ है, ठीक है? मेटफॉर्मिन हेल्प्स कंट्रोल इंसुलिन, आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वेट, ठीक है? मेटफॉर्मिन जो इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन हो रही है, वो उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है? All these medical treatment that are suggested above must be taken as prescribed and instructed by the doctors, ठीक है? ये सारी मेडिकेशन और हार्मोनल मेडिकेशन कभी भी आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, आप फिर भी किसी से कंसल्ट करके ही आप एडवाइस करें, खुद से एडवाइस नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है? और हार्मोन्स को कभी भी अपनी मर्जी से, जैसे एंटीबायोटिक्स को एक एक टाइम पे लिया जाता है, उसका टाइम चेंज करे तो हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर जो हमारे जो इन्फेक्शन इन्फेक्टिव जो बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो खैर इसी तरह से जो हार्मोनल मेडिसिन होती हैं उनका सेम टाइम होता है, और उनकी एक टैबलेट जो जो स्टार्ट होती है वो प्रॉपर उसके उसमें निशान लगे होते हैं कि आज ये मेडिसिन यूज करनी, कल ये करनी है, परसों ये करनी है। वो पूरा वीकली और मंथली उसके ऊपर निशान लगे होते हैं। आपका उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है? टाइम नहीं मिस होना चाहिए आपका, और डे मिस नहीं होना चाहिए। डे तो मिस होना नहीं चाहिए, टाइम भी सेम होना चाहिए, ताकि बॉडी उस मुताबिक आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लग जाए। अगर बॉडी को आप फीड कर रहे हैं, बाहर से फीड आ रही है, तो बॉडी उस तरह से वो फिर प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है ना? फिर जब बाहर से आने लग जाती है, तो फिर अंदर हार्मोन्स की ट्रेनिंग हो जाती है, वो फिर इस तरह से अपनी प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हार्मोनल मेडिसिन जो भी होती हैं, उनका डे नहीं मिस होना चाहिए, उनका टाइम नहीं मिस होना चाहिए। आपको डॉक्टर्स हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि आप फ़ोन पे अलार्म लगाएँ, या अपने पास कोई रिमाइंडर रखें, या कुछ भी इस तरह से जिससे आपको मेडिसिन लेना याद रहे, ठीक है? नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? मैम किसी को कोई क्वेश्चन करना हो? मैम जी। मीटिंग टाइम 4 मिनट्स रह गया है, तो एंडी इसमें क्वेश्चनिंग वगैरह करनी है तो हाँ, तो बस जी, जी, जी। हम अ, टॉपिक कंप्लीट हो गया। किसी को कोई अगर क्वेश्चन करना है तो वो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पीसीओ जो हम समझते थे अक्सर कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, तो ये सिर्फ इनफर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है, इसमें और भी मैम बहुत अस्सलाम ज़्यादा वालेकुम। कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैम एक क्वेश्चन है, क्या यूटीआई की वजह से हो सकता है पीसीओएस यूटीआई की वजह से? यूटीआई 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 क्या है? यूटीआई है आपका इन्फेक्शन है, यूट्राइन इन्फेक्शन, ठीक है ना? अगर वो इसके अंदर प्रोलॉन्ग आप कर जाए देखें तो? कि हमने जो अभी, हाँ, मैं बताती हूँ आपको। अभी हमने कॉजेज़ जो पढ़े हैं, उसमें कहीं भी इन्फेक्शन का ज़िक्र था? नहीं था। ऐसे ही है ना? उसमें जी कहीं जी। भी इन्फेक्शन का रीज़न प्रॉब्लम नहीं था, जो उसमें कहीं भी इन्फेक्शन का इश्यू नहीं था। हाँ,
ये उसमें इन जो हम लोगों ने बात की थी कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें से अगर 3 कोई भी सिम्टम्स हैं तो हो सकता है, ठीक है? उसमें कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। यूटीआई जो होता है ना बेसिकली वो बैक्टीरियल होता है या फंगल होता है, ठीक है? तो इन दोनों की वजह से नहीं होता, ठीक है? हाँ, अगर उसके अंदर अंडरलाइंग हमें पता नहीं था कि उसके अंदर अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम चल रही थी जी ओवरीज जी की या जी यूट्रस की, उसके अगर पीरियड्स में कोई इश्यू नहीं था, जैसे मैंने बात की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनका सारी जिंदगी डायग्नोज ही नहीं होता, वो नॉर्मली उनकी जो है बच्चे पैदा करती हैं, उनके जी कोई फीचर्स नहीं होते हैं मेल्स वाले, कोई उनके हार्मोन्स का इतना कोई खास पता नहीं चलता। ये तो ऐसी चीजें हैं जो जो ऑन एग्जामिनेशन पता चलती हैं, ठीक है ना? तो यूटीआई थैंक यू मैम। इज नॉट अ रीजन फॉर पीसीओ, ठीक है? थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।